सबसे पहले रुख करते हैं चुनावी खबरों का। जम्मू कश्मीर में आज दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है। 6 जिलों की 26 सीटों पर वोटिंग हुई। इनमें 15 सीटें कश्मीर में जबकि 11 सीटें जम्मू संभाग में पड़ती हैं। दूसरे चरण में कुल 239 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में मतदान किया। उमर अब्दुल्ला बड़गाम और गंदरबल से उम्मीदवार हैं। वहीं नौशेरा से बीजेपी के उम्मीदवार रविंदर रैना ने भी मतदान किया। शाम 5 बजे तक कुल 54% वोटिंग हो चुकी है। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने जम्मू में एक रैली में कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार बनी तो वो उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर को वहां के लोग नहीं चलाते हैं, आज जम्मू कश्मीर को दूसरे राज्य के लोग चलाते हैं। आपका लोकतांत्रिक हक आपसे छीन लिया गया है और आज जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चलाते हैं। आज जम्मू कश्मीर को दूसरे स्टेट के लोग चलाते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के चलते राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनीपत के गोहाना में रैली की। जनसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस को धोखेबाज, भ्रष्टाचारी और बेईमान बताया। जहां जहां कांग्रेस ने पैर रखा, एक काम पक्का, करप्शन, 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 भ्रष्टाचार, 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 भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद। भारत के सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार को पैदा करने वाली, पालना पोसने वाली, हमारे देश में भ्रष्टाचार की कोई जन्मदात्री है तो कांग्रेस पार्टी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब 2 हफ्ते से भी कम समय बचा है। हरियाणा की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले फरीदाबाद और यहां की 6 विधानसभा सीटों पर कैसा है चुनावी माहौल, देखिए आलोक प्रियदर्शी की ग्राउंड रिपोर्ट। फरीदाबाद में बीजेपी की साख दांव पर लगी है, क्योंकि ये न सिर्फ हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है बल्कि प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर भी है। यहाँ मशहूर ट्रैक्टर कंपनी एस्कॉर्ट, फुटवेयर कंपनी लखानी, मल्टीनेशनल कंपनी जेसीबी इंडिया समेत दर्जनों टॉप की इंडस्ट्री है। यही नहीं, देश का ये मैन्युफैक्चरिंग हब भी है, क्योंकि यहाँ 25,000 से ज्यादा छोटी और मंझोली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं। ये बात सच है कि पिछले 10 साल के बीजेपी के डबल इंजन की सरकार में एमएसएमईज को फलने फूलने का भरपूर मौका मिला है, लेकिन अभी भी एमएसएमईज को सरकार के उस वादे का पूरा होने का इंतजार है जिसमें सरकार ने कहा था कि जिन इलाकों में भी 70% से ज्यादा इंडस्ट्रीज होगी उन्हें नॉन कन्फर्मिंग जोन से बाहर निकालकर रेगुलराइज कर दिया जाएगा। नॉन कन्फर्मिंग जोन यानी अनियमित औद्योगिक क्षेत्रों में करीब 22,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चल रही हैं। इन एमएसएमईज के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इन्हें न तो बैंक से लोन मिल पाता है और न ही सरकार से कोई इंसेंटिव। उन्हें इंसेंटिव तभी मिल सकता है जब वो हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम पोर्टल पर जाकर अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं। जो सबसे बड़ी हमारी डिमांड थी कि नॉन कन्फॉर्मिंग एरिया के एमएसएमईज को रेगुलराइज कर दिया जाए ताकि वो आगे ग्रो कर सकें, उनको बैंकों का ऋण मिल सके और वो और बेहतर काम कर सकें, डबल हो सकें, अधिक एम्प्लॉयमेंट दे सकें। तो इसकी घोषणा तो कई बार हुई, बार बार हुई, सर्वे किया गया, कई दफ़े कहा गया कि 70% उद्योग जहाँ पर हैं हम उस एरियाज़ को रेगुलराइज कर देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ और ये सबसे बड़ी हमारी डिसअपॉइंटमेंट रही। फरीदाबाद जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने फरीदाबाद, बड़खल, बल्लभगढ़ और तिगांव सीट पर अपना परचम लहराया था, जबकि कांग्रेस केवल फरीदाबाद एनआईटी सीट ही जीत पाई थी। एक सीट पृथला पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। लेकिन 2019 का चुनावी समीकरण
अब 2024 में बदल चुका है। मेरी 40 साल से शॉप है यहाँ पे और बुनियादी ढांचा का तो ऐसा है, बुनियादी ढांचा बहुत ही अच्छा है। फ्लाईओवर भी बने हुए हैं, अंडरपास भी बने हुए हैं और रोड तकरीबन सभी क्लियर है। केवल मेरे संतुष्ट होने से थोड़ी ना काम चलेगा, ये तो जनता डिसाइड करेगी आने वाली 5 तारीख को कि वो किसको चुनती है। ये 10 साल हो गया पुल को बनते, अभी पुल कंप्लीट नहीं हुआ सर। कितने गड्ढे हैं सर, कितनी गंदगी है। काम किया है सर, काम नहीं करा, लेकिन जो लोकल है ना इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया सर, कुछ भी काम नहीं किया। फरीदाबाद के ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस की स्थिति इस बार ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। वहीं बीजेपी की बड़ी चिंता शहरी इलाकों में वोटरों पर अपनी कमजोर होती पकड़ को लेकर है। सीवर लाइन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रही है। सीवर लाइन आज से 60-70 साल पहले जो डली है और आबादी बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह रही है। उसका टेंडरिंग भी हुई है, काम भी चले हैं, बहुत सारे सीवर लाइन को चेंज किया गया। हाँ, कंप्लीट नहीं हो पाया, वो अभी भी कमी है, लेकिन जनता को पूरा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। स्मार्ट सिटी की लिस्ट में फरीदाबाद 2016 में ही शामिल हो चुका है। बावजूद इसके शहर हो या इंडस्ट्रियल इलाके, दोनों जगहों पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में खास तौर से सीवर, सड़क और बिजली की कंडीशन अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के वोटर्स नाराज हैं। जाहिर है पिछले 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी से निपटना बीजेपी के लिए इस बार के विधानसभा चुनाव में आसान नहीं होगा। कैमरामैन दिनेश देहुरी के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, फरीदाबाद। दुनिया भर में सोने के दाम हर रोज बढ़ रहे हैं। आज भारत में पहली बार सोने का भाव 76,000 रुपए के पार निकल गया। इंटरनेशनल मार्केट में भी कीमतों में उछाल जारी है। कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता बता रही हैं कि गोल्ड कैसे सुनहरे शिखर पर पहुंचा है। सोने में जोरदार तेजी जारी है और $2660 प्रति आउंस के ऑल टाइम हाईज हमने यहाँ पर बनते हुए देखे। सिर्फ डॉलर टर्म्स में ही नहीं, रुपए में यहाँ पर 75-76 हज़ार के स्तर निकले और डॉलर टर्म्स और रुपए में ही नहीं, जापानीज येन, चाइनीज युआन, यूरो, इन सभी करेंसीज में सोने ने ऑल टाइम हाईज यहाँ पर बनाए हैं। 3 चीज़ें जिसका फ़ायदा सोना उठाता हुआ नजर आया। एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस, दूसरा डॉलर इंडेक्स 14 महीने के लोज पर है, यूएस का डेटा कमज़ोर आया है, तीसरा यूएस फेड ने जो रेट कटौती करी है और आगे लगातार कर सकता है, उसका भी फायदा यहाँ पर सोने में है। और साथ ही साथ जिस तरह से चाइना ने बहुत सारे कदम उठाए, चाहे वो मॉर्गेज को रीफाइनेंस करना था, रिजर्व रेपो रेशियो में यहाँ पर कमी करना था ताकि ज़्यादा बाजार में लिक्विडिटी आए, उसका भी फायदा हमने यहाँ पर सोने को इन सम सेंस होते हुए देखा। अब आगे जाके बाजार का मानना है कि भारत और चीन यानी कि एशियन मार्केट्स में इस ऑल टाइम हाई में बहुत ज़्यादा रिटेल खरीदारी नहीं है। भारत में तो $20 से $25 प्रति आउंस सस्ता यहाँ पर अब सोना बिक रहा है। तो क्लियरली एशिया में खरीदारी आने के लिए थोड़ी सी करेक्शन का बाजार को इंतजार है, लेकिन जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं, माना जा रहा है कि 2700, अगले साल में $3000 प्रति आउंस तक के लेवल्स यहाँ पर सोने में देखने को मिल पाएंगे। लेकिन छोटी छोटी करेक्शंस यहाँ पर खरीदारों को वापस बाजार में लेती आएंगी, ऐसा भी मानना है। सितंबर एक्सपायरी से पहले बाजार की रिकॉर्ड तेजी बरकरार है। सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 256 पॉइंट चढ़कर 85,170 पर, निफ्टी 64 पॉइंट चढ़कर 26,004 पर बंद हुआ है। निफ्टी लगातार 5वें दिन बढ़त के साथ बंद हुआ है। डिटेल समझते कंचन नौटियाल से। बताएं कंचन, कहाँ सबसे ज़्यादा तेजी और कहाँ सबसे ज़्यादा सुस्ती देखने को मिली आज? अगर सबसे पहले बात करी जाए निफ्टी 50 की, तो गेनर की लिस्ट सबसे पहले हम निकालते हैं कौन से पॉकेट्स में हमें तेजी देखने को मिली। पावर ग्रिड यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे हमें देखने को मिल सकता है 4% की तेजी के साथ। एट द सेम टाइम एक्सिस बैंक में हमें करीबन 2.5% की तेजी देखने को मिली। एनटीपीसी और ग्रासिम इंडस्ट्री आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर रहे। अगर बात करी जाए इस टाइम पे लूजिंग पॉकेट की, तो सबसे पहले नाम आता है LTI माइंडट्री का, जहाँ पे करीबन 4% की कमजोरी देखने को मिली। टेक महिंद्रा 2%, टाटा कंज्यूमर करीबन 2% और टाटा मोटर्स, यानी कि हम देखें तो ज्यादा नाम यहाँ पे टाटा की लिस्ट में, जहाँ पे हमें कमजोरी एक देखने को मिली थी। लेकिन अगर बात इस टाइम पे करी जाए मिड कैप 100 की, तो वहाँ पे जी एंटरप्राइजेस में करीबन 5% का हमें एक्शन देखने को मिला है। टाटा कम्युनिकेशन करीबन 5.5%, गोदरेज प्रॉपर्टी 4.5% और एल्केम लेबोरेटरीज में भी हमें करीबन 3% का एक एक्शन देखने को मिला था अपसाइड मूवमेंट में आज के बाजार में। और लूजिंग साइड में हम देखें तो PNB फिनटेक 6.5%, मैक्स हेल्थ केयर 3.5%, ओरेकल फाइनेंशियल में हमें करीबन 4% और सुप्रीम इंडस्ट्रीज में भी करीबन 3% की कमजोरी आज देखने को मिली है। शुक्रिया कंचन। बढ़ते आगे, हुंडई मोटर्स के IPO को सेबी से मंजूरी मिल गई है। हुंडई मोटर्स का IPO
देश का सबसे बड़ा इश्यू होगा। इससे पहले 2022 में LIC का IPO सबसे बड़ा था। हुंडई मोटर इंडिया दक्षिण कोरिया की ऑटो कंपनी हुंडई मोटर्स की सब्सिडियरी है। कंपनी को भारत में 25 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है। हुंडई मोटर इंडिया $3 अरब यानी करीब 25,000 करोड़ रुपए का IPO लेकर आने वाली है। इसके हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन करीब 18 से 20 अरब डॉलर तक रहने वाला है। कंपनी का IPO अक्टूबर में आ सकता है। अब दीपाली राणा बताएंगी, से बात करते हैं। दीपाली बताइए, हुंडई मोटर्स का IPO सबसे बड़ा IPO बताया जा रहा है, इसकी तुलना मारुति से भी हो रही है। हुंडई के IPO को लेकर काफी यूफोरिया मार्केट में रहने वाला है। उसके पीछे दो इंपॉर्टेंट रीजन, एक तो इसका साइज 25,000 करोड़ के आसपास का IPO हो सकता है, और ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो मारुति का IPO 2003 में आया था और 21 साल बाद इतना बड़ा IPO आएगा। दूसरी तरफ आपने शुरुआत में कहा था कि हुंडई ने शुरुआत की थी सेंट्रो के साथ, टाइम रहते हुंडई ने स्ट्रैटेजी बदली, सेंट्रो की जगह अब हुंडई जानी जाती है अपने मिड साइज प्रीमियम SUV क्रेटा के लिए, और यही वजह है कि इस इंडस्ट्री में PV सेगमेंट में सबसे ज्यादा मार्जिन्स कंपनी प्ले करती है। अब अगर हम फाइनेंशियल पिक्चर की बात करें तो शुरुआत करते हैं मारुति के साथ। अगर आप 9 मंथ FY24 का नंबर देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी जो हुंडई ने रिपोर्ट की थी इन 9 महीने के दौरान वो लगभग 4,383 करोड़ के आसपास रही थी। वहीं अगर हम मारुति की बात करें तो मारुति की जो प्रॉफिटेबिलिटी रही वो 9,331 करोड़ की रही है। इसके अलावा अगर रेवेन्यूज की बात करें तो रेवेन्यूज में हुंडई स्टैंड करती है 52,158 करोड़ का आंकड़ा रिपोर्ट किया था कंपनी ने, वहीं मारुति ने 98,240 करोड़ का। एबिटा पिक्चर देखेंगे तो 6,610 करोड़ के एबिटा हुंडई ने रिपोर्ट किया, वहीं मारुति का जो नंबर रहा वो 11,675 करोड़ का रहा। मार्जिन्स आप देखिए, सिर्फ मारुति ही नहीं, अगर आप बाकी पेयर्स से भी कंपेयर करेंगे तो भी हाईएस्ट मार्जिन्स हुंडई रिपोर्ट करती है 12.6% के आसपास के। अब आप देखिए मार्केट शेयर, FY24 के नंबर्स है, मार्केट शेयर हुंडई का 14.6%, मारुति का 41.7%। अगर टोटल वॉल्यूम्स देखेंगे जो बेची हैं दोनों ही कंपनियों ने, तो हुंडई ने 6.14 लाख यूनिट सेल की है FY24 में, वहीं मारुति ने 17.59 लाख यूनिट सेल की हैं। साथ ही अगर आप टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स देखेंगे इनके पोर्टफोलियो में तो 10 मॉडल हैं हुंडई के पोर्टफोलियो में, वहीं मारुति के पोर्टफोलियो में 17 मॉडल है। ऑल्दो हुंडई के ये जो 10 मॉडल हैं इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन है वो SUV से आता है, वहीं मारुति के पोर्टफोलियो में जो स्मॉल कार सेगमेंट है या फिर एंट्री लेवल SUVs हैं वो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अपना देती हैं। प्राइसिंग देखेंगे तो हुंडई की गाड़ियों की कीमत 6 लाख से शुरू होकर 46 लाख तक जाती है, यानी i10 से शुरू होकर आपको यहाँ पर हुंडई टूसो मिलती है, और साथ ही साथ अब जो नई EV आई है आयोनिक वो 46 लाख रुपीस के रेंज में मिलती है। वहीं मारुति की गाड़ियां वैगन आर से 5.5 लाख रुपए से शुरू होकर इन्विक्टो तक जाती हैं जो कि 29 लाख रुपए तक है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो टोटल रेवेन्यूज दोनों कंपनीज रिपोर्ट करती हैं उसमें कंट्रीब्यूशन SUVs का कितना है, जो कि सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग सेगमेंट रहा है पिछले कुछ सालों में। तो हुंडई का 63% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन SUVs की तरफ से आता है रेवेन्यूज में, वहीं जो मारुति का कंट्रीब्यूशन है वो 25% के आसपास स्टैंड करता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आगे के लिए भी हुंडई के काफी अग्रेसिव प्लान्स है। जब से इंडिया में आई है तब से $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, और आगे भी ओवर नेक्स्ट डेकेड यानी 10 सालों में $4 बिलियन के इन्वेस्टमेंट कंपनी ऑलरेडी प्लान कर रही है। अगले साल पहली मेड इन इंडिया EV गाड़ी कंपनी लॉन्च करेगी। तो ये कुछ की हाइलाइट्स हैं और इसीलिए हुंडई के IPO को लेकर काफी यूफोरिया आगे भी एक्सपेक्टेड है। शुक्रिया दीपाली। और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी के IPO को भी रेगुलेटर सेबी ने मंजूरी दे दी है। कंपनी $15 बिलियन की वैल्यूएशन पर इश्यू के जरिए $1.2 बिलियन तक जुटाएगी। बंगलुरु बेस्ड कंपनी फ्रेश इश्यू से 3,750 करोड़ रुपए जुटाएगी और OFS से 6,664 करोड़ का लक्ष्य है। बता दें कि कंपनी की शुरुआत साल 2014 में ही हुई थी। हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस पर GST कम करने को लेकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स विचार करेगा और इसके लिए दिल्ली में 19 अक्टूबर को बैठक होगी। इसके अलावा रेट रैशनलाइजेशन पर भी चर्चा आज हुई है। डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। बताएं आलोक, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, जो आज गोवा में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक चल रही थी, जिसमें मुद्दा था जो GST की दरें हैं उसको किस तरह से रैशनलाइज किया जाए, उस वो बैठक अभी खत्म हो गई है। लेकिन जो उसमें से मामला सामने निकल कर आ रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें इस बात पर विचार हुआ कि आम जनता पर कोई बोझ नहीं लादा जाएगा, आम जनता को राहत दी जाएगी, लेकिन साथ ही साथ रेवेन्यू बढ़ाने को लेकर
जीएसटी काउंसिल को उपाय करने चाहिए। लिहाजा इसके लिए कई सारे सुझाव भी आए हैं जो हमें जो पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री हैं चंद्रिमा भट्टाचार्य, उन्होंने बताया कि जो कई सारे व्हाइट गुड्स के आइटम जिन पर जीएसटी दरों को 2018 में घटा दिया गया था, उस पर दरों को फिर से बढ़ाने पर पुनर्विचार होना चाहिए। जैसे उसमें हेयर ड्रायर, कॉस्मेटिक आइटम समेत कई सारे आइटम थे जो व्हाइट गुड्स के थे, जिन पर दरों में कटौती की गई थी, उसको बढ़ा दिया जाए तो इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आम जनता के इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं उन पे जीएसटी दर नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये मांग की गई है पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य की तरफ से। साथ ही ये जो 1,000 रुपए से ज्यादा के जो रेडीमेड गारमेंट होते हैं उस पर जो एक प्रस्ताव था कि जीएसटी बढ़ाया जाए। जो 1,000 रुपए से नीचे का भी गारमेंट होता है उस पर 5% लगता है, लेकिन उसके ऊपर 12% लगता है। उसको बढ़ाने पर प्रस्ताव था, लेकिन पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री ने इसका विरोध किया और कहा कि इसका जीएसटी रेट नहीं बढ़ना चाहिए। इसके अलावा मैं बता दूं कि जो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को लेकर जो जीएम है होने वाली है, उस दिल्ली में होगी, 19 अक्टूबर को होगी बैठक ये। और इसमें जो लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर जो जीएसटी की दरें घटाने को लेकर चर्चा चल रही है, जो 18% से घटाकर 5% किया जाए या उसको पूरी तरह एग्जम्प्ट किया जाए, उस पर जो 11 मेंबर्स कमेटी है वो विचार करेगी। बिहार के जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उनकी अध्यक्षता में बैठक दिल्ली में होगी। और साथ ही रेट रैशनलाइजेशन की जो अगली बैठक है वो भी 20 अक्टूबर को होगी। इन दोनों मामलों पर जो कमेटी को रिपोर्ट्स अपनी अक्टूबर के से पहले देना है, 30 अक्टूबर तक देना है, ताकि नवंबर में जब जीएसटी काउंसिल की बैठक हो तो इन तमाम जो रिपोर्ट्स हो जीओएम की उस पर विचार विमर्श किया जाए। तो आज जो जीओएम की बैठक गोवा में चल रही थी, रेट रैशनलाइजेशन में खत्म हो गई और उसमें सबसे जो बड़ी बात सामने निकल कर आई, उसमें व्हाइट गुड्स की जो दरें घटाई गई थी 2018 में, उसको दोबारा से रिकंसीडर बढ़ाने के लिए करने पर बातचीत मुद्दा यहाँ पर उठाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक। पढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र के बदलापुर एनकाउंटर मामले के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। अक्षय शिंदे के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस से कई सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में इस एनकाउंटर मानने से ही इनकार किया है। कोर्ट ने कहा है कि पहली नज़र में एनकाउंटर में गड़बड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि आरोपी इतना मजबूत नहीं था जिसे पुलिस वाले काबू में नहीं कर सकते थे। पुलिस आरोपी के सिर के बजाय पैर या हाथ में भी गोली मार सकती थी। कोर्ट ने सभी घायल पुलिस वालों की डिटेल मेडिकल रिपोर्ट भी मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। इधर बदलापुर एनकाउंटर पर सियासत भी शुरू हो गई। विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। प्रकार से सभी बातें बड़ी सस्पिशियस हैं। पहले दिन से सभी को इसमें सस्पिशन था, सभी को डाउट था कि ये भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए, जो आपटी जो उस स्कूल का मालिक है उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। अभी इसमें आरोपी कौन है? अक्षय शिंदे आरोपी है या स्कूल का कोई मैनेजमेंट का कोई आपटे आरोपी है? भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ आपटे को बचाने के लिए ये एनकाउंटर किया, ऐसे पुलिस के भी सीनियर ऑफिसर खुलेआम बोल रहे हैं। बदलापुर एनकाउंटर पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सवाल क्यों उठाए हैं, आज इसी पर बड़ी चर्चा होगी आवाज अड्डा में शाम 7:57 पर। सरकार $100 बिलियन के सालाना विदेशी निवेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम कर रही है। मेक इन इंडिया के 10 साल पूरे होने पर वाणिज्य मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि देश के सीमा से लगे पड़ोसी देशों के साथ FDI पॉलिसी में बदलाव करने की फिलहाल अभी योजना नहीं है। डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बताएं आलोक। FDI के मोर्चे पर अच्छी खबर है। इस साल के शुरुआती 4 महीनों में तकरीबन $23 बिलियन का FDI निवेश देश में आया है, जो पिछले साल के मुकाबले 26% ज्यादा है। सरकार ने उम्मीद जताई है कि अगले कुछ सालों में $100 बिलियन के FDI निवेश के टारगेट को वो हासिल करने की तरफ बढ़ रही है, जबकि अभी करीब 70 से 80 बिलियन सालाना FDI निवेश देश में आता है। सरकार ने मेक इन इंडिया के 10 साल पूरा होने के मौके पर कहा कि PLI स्कीम देश में काफी अच्छा काम कर रही है। इसके तहत 9 लाख लोगों को अभी तक नौकरियां मिली हैं और तकरीबन
4 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है। लैंड एंड बॉर्डर जो एफडीआई की पॉलिसी है उस पर फिलहाल अभी ढील देने की सरकार की कोई योजना नहीं है। हालांकि पूरी प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है, ये सरकार ने कहा है। साथ ही ये भी कहा कि पीएलआई स्कीम का जो दायरा है अभी 14 जो सेक्टर जहां पर अभी लागू है उससे ज्यादा बढ़ाने पर अभी कोई विचार विमर्श नहीं चल रहा है। सरकार ने कहा कि चाहे मेक इन इंडिया हो या फिर पीएलआई स्कीम, सरकार की कोशिश है कि मैन्युफैक्चरिंग की जो हिस्सेदारी है जीडीपी में 2030 तक 25% तक बढ़ाई जाए। शुक्रिया आलोक। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रांडेड कपड़े हो या मेकअप का सामान या फिर सिगरेट, शराब, बाजार में हर सामान की नकल कॉपी धड़ल्ले से बिक रही है। फिक्की कैस्केड की रिपोर्ट के मुताबिक 5 मेन इंडस्ट्रीज में 8 लाख करोड़ का अवैध कारोबार होता है। इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी है कपड़ों की। क्या आपको पता है कि देश में अवैध व्यापार का लगभग 50% अकेले टेक्सटाइल एंड गारमेंट सेक्टर का है। यानी हो सकता है कि जो ब्रांडेड कपड़े आप पहनते हैं वो नकली हों या स्मगल किए हुए हों। फिक्की कैस्केड की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2022-23 में देश के 5 मुख्य उद्योगों में अवैध व्यापार की कुल कीमत लगभग 8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इसमें लगभग 4 लाख करोड़ टेक्सटाइल एंड गारमेंट में है। एफएमसीजी पैकेज फूड्स में अवैध व्यापार 2,23,000 करोड़ का है, जबकि पर्सनल केयर उत्पादों में 74,000 करोड़ का है। तंबाकू उत्पादों में अवैध व्यापार का मूल्य 30,017 करोड़ का है और शराब का अवैध बाजार 66,106 करोड़ का है। काफ़ी सारी चीज़ें हिंदुस्तान में काउंटरफीट बनती हैं। लोगों को पोलो की या किसी और वेल नोन ब्रांड का सामान चाहिए तो अगर वो बहुत महंगा है और कोई उसी ब्रांड का अगर मार्केट में सस्ता बेच देता है तो लोग जाके खरीद लेते हैं। दूसरा, जब दूसरे देशों में लोग जाते हैं तो वहाँ पे अगर कुछ गारमेंट सस्ते मिलते हैं जो ब्रांडेड गारमेंट्स होते हैं तो वो बाहर से लेके हमारे देश में आ जाते हैं और जब वो आते हैं तो उसके ऊपर कोई कस्टम्स ड्यूटी नहीं देते। तो उस प्रकार से भी हमारे देश में ये इलीगल प्रोडक्ट आ जाते हैं। रिपोर्ट में एक और चिंता की बात ये सामने आई है कि निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोग अवैध उत्पादों के सबसे बड़े उपभोक्ता बनते जा रहे हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में। इसमें कंज्यूमर को नुकसान तो है ही, सरकार को भी हजारों करोड़ के राजस्व की चपत लग रही है। रोहन सिंह, दिल्ली। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के हमले आज भी जारी रहे। अल जजीरा के मुताबिक इजराइल ने लेबनान के दक्षिणी हिस्से और वेक्का एरिया में हमले किए हैं। हमलों के बीच दक्षिण लेबनान से भारी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। इससे पहले हिजबुल्लाह ने तेल अबीब के पास इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमले का दावा किया था। इस बीच मिस्र, इराक और जॉर्डन के विदेश मंत्रालयों ने इजरायली हमलों की निंदा की है और कहा है कि इजराइल पूरे क्षेत्र को युद्ध में झोंकने की कोशिश कर रहा है। वहीं कल हुए इजराइल के मिसाइल हमलों में हिजबुल्लाह के मिसाइल चीफ इब्राहिम कुबैसी मारा गया है। इस हमले में 50 बच्चों समेत 590 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर है। चेस ओलंपियाड में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले प्लेयर्स से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले। भारतीय महिला टीम से डी हरिका, वैशाली रमेश बाबू, दिव्या देशमुख, तानिया सचदेवा और वंतिका अग्रवाल शामिल थी, जबकि मेंस टीम से डी गुकेश, आर प्रज्ञानंद, अर्जुन एरिगेसी, विदित गुजराती और हरिकृष्ण पेंटाला पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। ओलंपियाड के 97 साल के इतिहास में पहली बार भारत ने ओपन और विमेंस दोनों कैटेगरी में गोल्ड जीता है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।